अंगीकृत किया था, हमारे देश ने स्वीकार किया था 26 जनवरी आने वाली है, अभी 1950 में वो हुआ था। तो आज हम जो ये कन्वेंशन कर रहे हैं उसका उद्देश्य ये है कि एक तो वो जो हमारा संविधान था जिसके अनुसार स्वतंत्रता आंदोलन के बाद यहाँ के जनता ने, यहाँ के नागरिकों ने अपना जीवन गुजर बसर करने का कबूल किया था। आज वर्तमान समय में जो पार्टी केंद्र के स्तर पे भारतीय जनता पार्टी, जो उस समय भी संविधान के बहुत सारे मूल्य मान्यताएं जो हैं उनका विरोध कर रही थी, वो आज दुर्भाग्य से केंद्र में भी सत्तासीन है और हमारे राज्य में भी सत्तासीन है। तो वो जो हमारे संविधान के ऊपर आए दिन हमले करते जा रहे, जो हमारे लोकतांत्रिक अधिकार है कमेरों के, और पूरा जो हमारा देश का संचालन एक तरह से बड़े जो पूंजीपति जो हैं उनके हिसाब से, कॉरपोरेट सेक्टर पूरी दुनिया के पैमाने का, और जो सांप्रदायिक ताकतें, जो हिंदू मेजोरिटेरियन एक तरह का जो रेजीम है, उसके हिसाब से वो आज देश को चलाना चाहते हैं। और हमारा जो पार्टी का जो पूरा लक्ष्य है वो ये है कि इस देश के अंदर एक पूरा समता मूलक समाज बने, यहाँ के हर एक नागरिक को एक इंसानी गरिमा जो है पूरी, जिसमें रोजी रोटी की सलामती और उनके जो जान माल की सुरक्षा जो है ये सब शामिल है। तो हम ये चाहते हैं, अपनी पार्टी, अपना वामपंथी आंदोलन ये चाहता है। तो उस इंसानी गरिमा की रक्षा के लिए, हमारे संविधान की रक्षा के लिए आज के दिन हमें क्या उसके सामने चुनौतियां पेश हैं और किस तरह से उन खतरों का हमें मुकाबला करना है, इस पर आपा सारे जो है विचार साझे करेंगे। सबसे पहले अपना नेतृत्व जो है वो उसके ऊपर बातचीत रखेगा, उसके बाद आप बातचीत रखेंगे और तब अपन एक दिशा तय करेंगे कि आने वाले समय में, क्योंकि चुनाव का संदर्भ है देश के अंदर, तो इस चुनाव के अंदर उन ताकतों को सत्ता से किस तरह से खारिज किया जाए, किस तरह से बरतरफ किया जाए, उसकी आप यहाँ से योजना और रणनीति बना के आगे बढ़ेंगे साथियों। तो ये अपना कार्यक्रम चलेगा और आपको पता है साथियों कि भारतीय जनता पार्टी जिसकी सत्ता है आज यहाँ पे, वो केवल आम राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि वो जो हमारे देश के सूदखोर हैं, हमारे देश के जो धन्ना सेठ कॉरपोरेट जो है अडानी अंबानी, उनकी अपनी पार्टी है। वो उनके हित में काम करने वाली पार्टी नहीं, बल्कि उनकी अपनी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इस वजह से वो जो आम नागरिक है इस देश के, उनका लगातार शोषण करने वाले यहाँ पे हालात पैदा कर रही है। और हमारी जो रोजी रोटी के सवाल जो है, आए दिन आम आदमी जो इस देश के हैं, गरीब लोग जो इस देश के हैं, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। और उनका मीडिया, जो जर खरीद मीडिया जो उनका है, उनके मतलब अखबार, उनके टेलीविजन, वो हमारी जो पीड़ाएं हैं, हमारा जो दर्द है, दुख तकलीफ हमारे जो है, इसकी वजह से जिस तरह की वो नीतियां लागू कर रहे हैं, उनको बिल्कुल सामने नहीं आने दे रहे। एक तरह से झूठ परोसते हैं वो आए दिन सारे टेलीविजन के चैनल, और जो हमारे निजी जीवन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको सामने नहीं आने दे रही है। बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन अपा भी जो जो यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे साथी, आज हम भी वो साथी हैं यहाँ पे जिन्होंने पिछले दिनों लगातार पिछले 5 साल से जो भी उन्होंने गरीब लोगों के हकों के ऊपर जो डाके डाले हैं, उनके साथ, उनके खिलाफ हमने जो है 2-2 हाथ किए हैं और पूरा उन आंदोलनों का नेतृत्व किया है। उदाहरण के तौर पे साथियों, आपका जो झज्जर के जो साथी हैं, रोहतक के जो साथी हैं, यहाँ पे हरियाणा के अंदर संदीप सिंह जो खेल मंत्री है, उसने के ऊपर यौन हिंसा करी, उसके बाद आपा ने पूरा जमीन से लेकर और दिल्ली जो यहाँ की सत्ता का केंद्र जो है, वहां तक आवाजें बुलंद करी है आपा ने। और इसी दिन
यहाँ यूनिवर्सिटी के सामने मतलब मुख्यमंत्री आ रहा था यूनिवर्सिटी के अंदर, और हम जो है उनका रास्ता रोक रहे थे कि आप ऐसे लोगों को कैबिनेट में मंत्री बना के नहीं रख सकते, जो ऐसे महिलाओं की इज्जत पर हाथ डालने वाले नैतिक पतन के जो प्रतीक है एक तरह से। और उसी आंदोलन में जो जज्बा था, जो मेहनत थी अपनी जो लगी, यहाँ पे कितने ही साथी बैठे हुए हैं जो लगातार मतलब सड़कों पे रहे उस समय पे, एक एक का नाम ले तो बहुत लंबा होगा। तो उसी जो मेहनत और जिस बहादुरी के जज्बे से अपन वो आंदोलन खड़ा किया, उसके बाद देश के पैमाने पे जो हमारी कुश्ती की खिलाड़ी है उन्होंने भी हौसला लेके उनके प्रति जो यौन हिंसा हो रही थी उसके खिलाफ वहां पे मोर्चा लगाया जंतर मंतर पे। और ये जो सरकार जो है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जोगा ओढ़ के मतलब उनकी हितैषी बनने का जो प्रयोग कर रही थी, उसको जो है हमारे हरियाणा की पहल में और अपने देश के नागरिकों की जो सहयोग है उसने बिल्कुल तार तार करके उसको छोड़ा, और इनका असली चेहरा जो है महिलाओं के बारे में, लड़कियों के बारे में जो है उसको बेपर्दा किया उस आंदोलन ने। जो उनको बताया गया कि ये बेटियों के वो नहीं है, ये ब्रिजभूषण और जो यहाँ इनके जो मंत्री बैठे संदीप सिंह, ये उनको बचाने वाले हैं असल में, जिनको ये लेकर बैठे। इसके अलावा साथियों, यहाँ पे किसान आंदोलन जो है बहुत दुनिया के पैमाने का ऐतिहासिक आंदोलन चला है, उसमें आप सारे शामिल रहे हैं। यहाँ पे मजदूरों के, स्कीम वर्कर्स के, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और मिड डे मील वर्कर, यहाँ पे सफाई कर्मी, अनेकों विभागों के कर्मचारी जो आज भी लड़ रहे हैं, यहाँ के छात्र, यहाँ के नौजवान, अभी 16 छात्र संगठनों ने वहां पे दिल्ली में जंतर मंतर पे पूरा हल्ला बोला है कि मतलब इनकी जो शिक्षा विरोधी जो नीतियां है वहां पे। तो अपन जो यहाँ पे बैठे हैं एक एक जना, मतलब एक तरह से कहें तो वो जो गीत की लाइन है ना, बाकी फौज कमेरों की है, हम नहीं है भेड़ों का टोल। बाकी फौज है ये अपनी जो लगातार मतलब अपने अधिकारों की रक्षा के लिए यहाँ पे मोर्चों पे डटी रही। और अब ये जो समय है साथियों, अब समय आने वाला वो है हमारी जनता के बीच में जाके जो चुनाव का मौका है, उस मौके के ऊपर किस तरह से ये जो नीतियां लागू करने वाली जो सरकार है उसको किस तरह से लोगों से दूर करते हुए उनको हराया जाए, आने वाली बड़ी लड़ाई के अंदर अपने सामने ही एक बड़ी चुनौती है। और उसके बारे में कौन से मुद्दे हमें, कौन सा हमें नैरेटिव सेट करने की जरूरत है इस देश के अंदर, कौन से मुद्दों पे विमर्श खुलना चाहिए यहाँ पे चुनाव के संदर्भ में, और कौन उनके ऊपर लड़ते हुए हमें कहाँ पे जो है, कहाँ पे सड़कों पे आना पड़ेगा, कहाँ पे अखबारों में देना पड़ेगा, कहाँ पे सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठानी पड़ेगी, कहाँ कविता और कहाँ मतलब अपने दूसरी जो किताबें और दूसरे तरह जो माध्यम है उनसे आवाज उठानी पड़ेगी। इनके ऊपर हमारा जो नेतृत्व है वो अपनी बातचीत आपके बीच में रखेगा, और आप मतलब उसको ध्यान से सुन के आप अपने भी सुझाव, अपने भी जो अनुभव है वो उसके अंदर शामिल करोगे। फिर उसके बाद आप अपना आगे का जो रास्ता है उसके बारे में प्रस्ताव रखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर विचार रखने के लिए हमारी जो पार्टी के सचिव हैं साथी सुरेंद्र मलिक, उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपने विचार। अध्यक्ष मंडल, कॉमरेड इंद्रजीत, साथी सत्यपाल, जगमती, उपस्थित तमाम साथी भाइयों और बहनों, आज की कन्वेंशन का क्या उद्देश्य है जगमती ने आपके सामने रखा है। बहुत ही विकट परिस्थितियां, जटिल भी
और विकेट भी आज के समय। हेलो ना देखो ठीक है, बोलता करने वाले को दबाना समझ ये तो लॉक कर ठीक है। एक बार लेने वाला एक मिनट साथियों, ये जो अपने फोन है वो साइलेंट पे करिए ताकि अपनी बातचीत का फ्लो जो है वो कर दे। और जो भी नौजवान साथी है वो आगे बढ़ सकते हैं और बाहर की घंटी वॉशरूम है और जा सकते हैं, पीछे इधर चाय रखी है, चाय भी ले सकते हैं ताकि थोड़ा हेलो के साथ अपना प्रोग्राम चलाएं। और जितनी ज्यादा जटिल हालात होते हैं उतनी ही ज्यादा इन हालात को बदलने की जरूरत पैदा होती है। और ये पहली बार नहीं है, पूरा मानव समाज का इतिहास हमें सिखाता है कि इंसान का समाज अलग अलग दौर में अलग अलग समय पर दरपेश चुनौतियों का मुकाबला करते हुए ही आगे बढ़ा है। मेहनत कर जनता के दुनिया के सबसे बड़े विद्वान चिंतक जो हुए कार्ल मार्क्स, उन्होंने भी प्रकृति को, उसके नियमों को, समाज के इतिहास को अध्ययन करते हुए उन्होंने भी यही बताया कि मानव समाज हमेशा कोई सीधी सरल रेखा पर बंधे बंधाए रास्ते पर आगे नहीं बढ़ता। उसका विकास हमेशा एक चक्रीय, जो अपना शिप्रेम होगा ना, शिप्रेम दिखता तो घूमता हुआ है लेकिन वो हमेशा आगे बढ़ता है। कभी लगता है पीछे जा रहे हैं लेकिन वो आखिरकार अंततः आगे की तरफ। तो हमेशा विकट परिस्थितियों से लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए इंसान उनका सामना करते हुए वो आगे बढ़ा है। दुनिया आगे बढ़ती आई है, आगे भी बढ़ेगी, बदलती आई है। ये कुदरत का नियम है, हर क्षण हर पल बदलाव है। ये भी बदलेगा लेकिन अपने आप नहीं बदलता। उसमें जिनका कसूरदारी है, जिनको उन विकट परिस्थितियां मुश्किलात पैदा कर रही हैं, वही लोग उन बदलाव के सूत्रधार बनते हैं, वही उन परिस्थितियों का मुकाबला करते हैं। आप जो यहाँ बैठे हैं, जो जगरूती ने बताई, और मैं भी साक्षी हूं कि अलग अलग जनमोर्चों के ऊपर काम करते आए, संघर्षों में लगातार। ये हमारे संघर्ष, ज्यादातर जितने भी संघर्ष हैं, उनकी एक तरह की प्रकृति है, वो है कि जो अब तक हमारे पास था उसको छीना, उसको बचाने की लड़ाई, उसको हासिल करने की लड़ाई। कृषि के कानून जो बनाए गए, जो संकट था, जरूरत थी उससे निकलने का, वह है कि जो पहला था उससे हमला हो गया, या धरती नहीं बचेगी किसान के पास। जो पहले से मंडी व्यवस्था जैसी तैसी थी उसको ही खत्म करने की थी। रोजगार खत्म किए जा रहे हैं, शिक्षा जो पहले से उसके ऊपर हमला होगा ना। रोजगार की प्रक्रिया बदली जा रही है, स्थायी की बजाय अस्थायी है, ये है वो है। तो इन सबको लेकर के हम एक रक्षात्मक लड़ाई जनमोर्चों के ऊपर, अलग अलग जनमोर्चों के ऊपर रक्षात्मक लड़ाई लड़ रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि रक्षात्मक लड़ाई को लड़ते के साथ साथ मैं बोल रहा हूं, हेलो, अभी आना कुछ ले लगाते वो भी लगा दे बेटा। तो जो हमारे रोजी रोटी पर जो हमले हो रहे हैं, उनका प्रतिरोध, उसको मैं रक्षात्मक कह रहा हूं आमतौर, उसके लड़ाई के मैदान में हैं। लेकिन जरूरत इससे आगे बढ़ने की, क्योंकि हमला एक रूपी नहीं, बहुरूपी है, बहुआयामी।
हर क्षेत्र पे हमला है, राजनीतिक कहो, सामाजिक कहो, आर्थिक कहो, सांस्कृतिक कहो, वैचारिक कहो, हर क्षेत्र के ऊपर हमला है। और इसको अगर समग्रता में समझा नहीं जाता है, सिर्फ उसकी एक टुकड़े को देख लिया जाए और उसके मुताबिक हम सोचे भाई मेरी वेतन बच जाए, मेरी नौकरी बच जाए, मेरे को यूं भाव मिल जाए, इतने से तक अगर सीमित रहते हैं तो उसमें कोई किसी तरह का फर्क परिस्थितियों के अंदर बदलाव का हम नहीं डालते। एक तो हमले को समग्रता में समझना, बहुत विस्तृत घटनाक्रम, क्योंकि रोज आप भी भाषण देते रहते हो, सुनते भी रहते हो, मैं उनको दोहराऊंगा। सिर्फ निचोड़ के रूप में अगर बात करी जाए तो आज देश की आजादी के 70 साल, सॉरी, जो हमारे वॉलेंटियर साथी हैं, जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं, उनके लिए कुर्सियां चुपचाप उठा के वहां पे लगा दे, और जो नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे आ जाए, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो जो साथी आ रहे हैं। हाँ, जिनके गोडे गाडे ठीक है वो पहले नीचे बैठ जाओ। तो नीचे बैठने की स्थिति में पहले ही नीचे बैठ जाओ। जो जवान है वो नीचे बैठ जाए, सब बैठ जाएंगे। लोगों की समस्याएं हैं तो ठीक है, समझते हैं हमारे साथी के कोऑपरेटिव इस मामले में। तो मैं कह रहा था कि आज के जो हालात बने हैं ये अचानक नहीं बने, ये इसका भी जो पीछे का जो परिस्थितियां रही है उसी में से जन्म आ गई। तो जादू तो ऊपर से कुछ नहीं हो गया, ये उन्हीं में से जन्मा। लेकिन आज जो जन्मा है, जो है 70 साल की आजादी के बाद, जिसको हम कहते हैं कि आज सत्ता के ऊपर या मोदी बैठा दिख रहा पर प्रधानमंत्री, यूं तो एक प्यादा है, मोदी एक प्यादा है, असल में सत्ता के ऊपर आज काबिज है देश की कॉरपोरेट्स और देश की कॉमनल सांप्रदायिक जो ताकतें हैं उनका गठजोड़। सांप्रदायिक और जो आप जिसको कहें कि भाई बहुत बड़े पूंजीपति जिनको कॉरपोरेट्स जिनको हम बोलते हैं, उनका गठजोड़ है जो आज सत्ता। और डिटेल में ना जाके सिर्फ वही बन बताया कि ये पैदा भी हुआ है तो पिछली परिस्थितियों में, क्योंकि आजादी के जो आंदोलन जो लड़ा गया हिंदुस्तान का इतिहास में सबसे ज्यादा प्रेरणादायी अध्याय में जिसको कह सकता हूं, लेकिन उसकी जो परिणति हुई, जिसके संविधान के बारे में चर्चा की गई उसमें, और जो आजादी के आंदोलन में जो लक्ष्य उद्देश्य जो उभरे थे उनको अमल में लाने के स्तर के ऊपर कमजोरियां रही। बुनियादी तौर पे जो पिछड़ी ताकतों को, जिन बेड़ियों को काटा जाना चाहिए था वो काटी नहीं, उनको बना के वो सामंती ताकतें जो जिनका समाज के ऊपर वर्चस्व रहा, जाति का, लिंग का, धर्म, अंधविश्वास का, इन तमाम को जो आजादी के आंदोलन के अंदर उभर के आया उनको जगह थी संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि दिशा निर्देशक सिद्धांतों के रूप में जगह मिली, बुनियादी तौर पर नहीं, निर्देशक सिद्धांतों के रूप। और उसकी वजह से जो राजे रजवाड़े, बड़े बड़े जागीरदार, जमींदार, उनका पूरा का पूरा वर्चस्व जो आजादी के आंदोलन में था कि इनको जो उस समय जिनका अंग्रेजों के साथ थे, पूरा वर्ग एक खड़ा किया गया था अंग्रेजों ने अपने साथ देश के ऊपर सत्ता कायम करने के लिए, उनकी जो जड़ काटी जानी थी उसकी बजाय उनको अपने साथ मिलाया, उनके साथ समझौता किया। जैसे
ऐसे कोशिश की उनको साथ लेकर के ऊपर से कुछ सुधार करने की, कुछ किया गया, लेकिन वो बीमारी तो रहेगी। कुछ आया मिलीजुली अर्थव्यवस्था के, आत्मनिर्भरता के बुनियादी कुछ क्षेत्र कायम करने के, शिक्षा को भी कुछ बढ़ावा दिया गया, पर अंततः क्योंकि वो था तो शेड्यूल विचारधारा में तो कीड़े पैदा होंगे, वो पैदा होते चले गए, बलवती होते चले गए। उसी में से धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत था, इस देश की जो बनी थी आत्मा, आइडिया ऑफ इंडिया, वो ये है पूरी दुनिया में एक विरला एक देश जो बना था, जिसको कभी कोई दुनिया में नहीं मानता था, अंग्रेजों ने कभी नहीं माना। ये एक देश कैसे हो सकता है? इसकी एक भाषा एक नहीं है, इसकी बोली एक नहीं है, इसका धर्म एक नहीं है, इसकी संस्कृति एक नहीं, खान पान एक नहीं, पहनावा एक नहीं, ये देश की पर एक होगा। हमारे आजादी के आंदोलन से विरला देश पैदा हुआ, अनेकता में एकता के साथ भारत देश। हम भारतीय, पंजाबी हो, हिंदी हो, तेलुगु हो, तमिल हो, जो भी हो, अलग अलग भाषा, वो सब एक साथ रह सकते हैं। इसमें से एक संघीय ढांचा का सिद्धांत निकला, इसी में से धर्मनिरपेक्षता का निकला। पहली बार हम भारत के लोग इस देश के इतिहास में, यानी कि भारत के लोग, हम एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक गणराज्य का निर्माण करेंगे, ये संकल्प हमने दिया इस संविधान के तहत। तो हम भारत के लोग जो तय कर रहे हैं, कोई और नहीं, हम कर रहे हैं, एक संप्रभु ऐसा बना है। खैर, ज्यादा विस्तार में ना जाते हुए बार बार कह रहा हूं कि उसमें ये जो समझौता किया गया और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को भी, सर्व धर्म सद्भाव, सब धर्मों को बढ़ावा, उन आड़े विचार आड़े भी धो उड़े भी नहीं उनको भी, और इस तरह से चलता गया। और जो हमारे सिद्धांत जो लिखे हुए थे, उसमें था कि बुनियादी तौर पे कि ये जो भारत देश धरती, इस पर जो हम लोग रहते हैं, इस पर जो कुछ खजाना है कुदरत ने हमें जो दिया, वो हम देश की जनता उसकी मालिक है, और सरकार उसका इस तरह से प्रबंधन करेगी कि जिसमें अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो लगातार पटती जाए, कम होती जाए। इस तरह से इनका प्रबंधन करना, यानी कि हम भारत के लोगों को कुदरत ने दिया है, जो जंगल है, पानी है, इसके नीचे धरती के नीचे के है क्या, हम हैं उसके मालिक। और हमारे जो प्रतिनिधि हम चुनेंगे, वो प्रतिनिधि एक तरह से मैनेजर हैं जनता की तरफ से, वो इसका प्रबंधन करेंगे, किस तरह से करेंगे कि जिससे अमीर और गरीब के बीच की खाई काट वो इस तरह से नहीं, असमानता बढ़ती है। एक समय तक ये है कि भाई ये सरकारी स्पॉन्सर्ड, राज्य द्वारा प्रायोजित, यानी कि बैंक सरकारी किए गए, सकारात्मक पॉजिटिव था, बहुत अच्छा था, लेकिन सरकारी बैंक से सस्ती दर पर पूंजीपतियों को पूंजी भी, बड़े बड़े अपने IITs खुले टेक्नोलॉजी के लिए, अपने यहाँ स्टील से लेकर के बड़े बड़े कारखाने खुले, यानी कि जो कच्चा माल है वो खेती में पैदा होता हो तो कितने भी सस्ती दर के ऊपर पूंजीपतियों को इंफ्रास्ट्रक्चर जितना है, रेल का है, रोड का है, बंदर का है, जो कुछ भी है वो राज्य की तरफ से मुहैया करना है। और धीरे धीरे वो एकाधिकार पूंजी बढ़ती गई। कारण माँ का दूध पी के जो गाभरू हो गया, उसका माँ का दूध तक काम चलता नहीं, उसने खून चाहिए, पहुंच गए क्योंकि उसका पेट भरता नहीं। इसलिए जो पहले टाटा बिरला प्लान 46 के अंदर बनी थी कि सरकार यूं काम करे, ढांचागत विकास, रेल का, रोड का, फलाने का, इसका उसका, टेक्नोलॉजी, पूंजी, ये सब चीजें, अब वो कहा कि ये अब हमारा वाला बैंक भी हमने दो, ये सारे जितना इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा किया गया था, ये सरकार का कोई काम नहीं है कारोबार करने का, सरकार अपनी कानून व्यवस्था देगी। अब ये जो लुटेरी जो जमात जो पैदा होगी, जो इस तरह के सत्ता पर ताकत जिसकी बन गई, अब वो अपनी उंगली पर राजनीति को नचाते हैं। अब वो धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने वाले, जनतंत्र की बात करने वाले जो लोग हैं, वो उसके लिए वो घोड़ा फेल हो चुका है। अब उनको एक पूरी निरंकुश लूट चाहिए, बेलगाम ढंग से, बेरोक टोक ढंग से वो तमाम संसाधनों का अपने पक्ष में दोहन कर सके। तो या तो डेमोक्रेसी है
मजदूरों के इनके संगठन आंदोलन करना, हड़ताल करना, फलाना, ये सब बंदिश। खुल करके बोला जाता है ज्यादा जनतंत्र जो है ना विकास के लिए बाधक। खुल करके नीति आयोग के बोल रहे हैं जनतंत्र विकास के लिए बाधक। तो ये सब के सब आज यहां आकर के पहुंचे और लोग यू प्रतिरोध ना कर पाए। लोगों के बीच में आपस में जो जिनके ऊपर जिनकी सत्ता, जिनके लिए संसाधन थे, जिनके लिए संविधान में कहा गया था करने थे, अब उस पर अगर डाका डाला जाना है तो वह रोड़ा तो होगा, प्रतिरोध तो होगा, नहीं तो नहीं। ये तो मुट्ठी भर लोग हैं, तो जनता या ना कर पावे, इसके लिए जरूरी है कि भाई आप उनको सांप्रदायिक आधार, हमारा राष्ट्रवाद पैदा हुआ, भारतीय राष्ट्रवाद पैदा हुआ साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष करते हुए। ये भारतीयता की पहचान बनी सैकड़ों साल की गुलामी के खिलाफ। उस समय पे भी बहुत जटिल परिस्थितियां थी, उस समय भी बहुत ही विकट परिस्थितियां थी, लाखों लोग मरते थे अकाल से। और आपको चंबा होगा, इतिहास में पढ़ के सुनो, देखो हमारी औसत आयु 29 साल रह गई थी हिंदुस्तान में। अगर 1910-11 का आप सेंसस को देखोगे, 29-30 साल औसत भारतीय जिंदा रहता था। इतने लोग मर जाते भूख से, बीमारी से, उससे भी सामना करके हम आए निकल करके। तो हमारे सामने स्थिति यह है कि ये जो जनता जिसने यह भूमिका अदा करी थी, जिसके राज में सूरज तक नहीं छिपता था, या जनता नहीं जागृत रहेगी तो ये लोग तो नहीं हो सकते। इसलिए राष्ट्रवाद की परिभाषा बदली, राष्ट्र की परिभाषा बदली जाए। वो साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रवाद की जगह हम हिंदू धर्म खतरे में, हमारी सैकड़ों साल का बदला लेना है। उन्होंने ये किया था, वो किया था, मंदिर तोड़े थे, जनेऊ इतने तन तोड़ के यूं खाया करते, फलाना करा करते। वो लोग जो अंग्रेजों के साथ थे, जिनका आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं, वो लोग, अंग्रेजों ने जो इतिहास रचा था इस देश को बांटने के लिए, अंग्रेजों ने ही ये इतिहास रचा। हिंदू शासन, मुस्लिम शासन, फिर अपना था, उसको क्या करते, ये सिविलाइजेशन का शासन, अंग्रेजी शासन। उससे पहले ये धार्मिक आधार के ऊपर इतिहास का बंटवारा, ये किताबें या शिक्षा या अंग्रेजों ने दी थी, हमारे देश के इतिहासकारों ने नहीं दी। क्योंकि सच्चाई कुछ और है। जो वैज्ञानिक तौर पर हमारे देश के इतिहासकारों ने जो किताबें लिखी हैं, जो रिसर्च किया है, उसमें यह बंटवारा नहीं है। उसको आज पूरा इस्तेमाल करके, क्योंकि कॉरपोरेट की सत्ता है, कॉरपोरेट का मीडिया है, पूरा प्रचार तंत्र उनका है, क्योंकि आपने टेलीविजन भी प्राइवेट उनको हाथों में दे दिया, रेडियो उनका है, अखबार उनका है। फिर उस तरह से पूरे देश के स्तर के ऊपर, ये सिर्फ मोदी का करिश्मा नहीं है, या अकेले आरएसएस का नहीं है, ये बीजेपी का नहीं है, ये बाकायदा कॉरपोरेट द्वारा पाले पोषे गए, सपोर्ट किया गया पैसा, संसाधन, प्रचार तंत्र, सब उसके आधार के ऊपर ये खड़ा किया, लोगों तक ये हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, ले जाया गया, तब एक वातावरण बना। तो पहली बात तो ये, तो इस तरह से आज एक निर्मित किया गया, किसके द्वारा किया गया, मैं फिर कह रहा हूं जोर दे करके, जिसको समझने की जरूरत है, एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, एक पूरा सिस्टम है जो इसके पीछे लगा हुआ, शासक वर्ग ने जो सत्ता पर बैठे हैं, जिन्होंने हमारे देश के संसाधनों के ऊपर लगातार कब्जा जमाया है, और उस कब्जे को और ज्यादा सुगम बनाया जा सके, और ज्यादा सुदृढ़ किया जा सके, उसके लिए यह घोड़े का तैयार किया गया है। ये घोड़ा जिसका नाम आरएसएस, बीजेपी, सांप्रदायिक ताकतों का ये घोड़ा, ये तैयार, इसी की बदौलत है कि आज हम क्या देख रहे हैं। मैं और बहुत विस्तार में जाऊंगा, सिर्फ आपको निचोड़ निष्कर्ष के रूप में रख रहा हूं कि हमारे देश का अगर विकास करना है, उसका बदलाव क्या होगा, विकल्प क्या होगा, ये इसी में से निकलता है। दृष्टिकोण क्या है, नजरिया क्या है। एक है कि हमारे पास जो संसाधन है इस देश के पास, उन संसाधनों का वितरण, पुनर्वितरण, बंटवारा, उनका प्रयोग कैसे किया जा रहा है, किसके रूप में किया जा रहा है, किस तरह से किया जा रहा है, बुनियादी बात यहीं से वो विकल्प की बात सारी। उसमें आज के
समय का मोदी की सरकार का अगर 10वां साल से खत्म होगा मई में जाकर, इन 10 सालों को कर दे, या सारी जो धुंध कोहरा जो खड़ा किया गया, सांप्रदायिकता का पूरा वातावरण जो तैयार किया गया, इसके अंदर जो किया गया है, उसके तहत चमत्कारिक ढंग से देश की अमीरों की दौलत बढ़ी। चमत्कारिक। एक आदमी जो मोदी की सत्ता में आने से पहले जिसने को जाना नहीं था, वो दुनिया का दूसरे नंबर पर पहुंच गया, अमीर दूसरे नंबर पर। चमत्कार कैसे हुए? ये चमत्कार इसलिए हुए हैं कि राज, जिसको हम कहते हैं कि दरबारी पूंजीवाद, अपने कुछ दरबारी यार जिनसे आप अब उनके पक्ष में सारे देश के संसाधन खोल दिए। अगर मोटे आंकड़े के रूप में मैं कहूं, ज्यादा डिटेल में ना जा, तो आरटीआई के तहत सवाल का जवाब में 25 लाख करोड़ रुपए, 25 लाख करोड़ बैंकों का लिया गया कर्जा कॉरपोरेट के द्वारा, बड़े पूंजीपतियों के द्वारा, मोदी के राज में उसको बट्टे खाते डाला है। माफ करें, 25 लाख करोड़ एक बार। दूसरी बात, बड़े कॉरपोरेट, कॉरपोरेट कहते हैं वो है जिनका 5000 करोड़ रुपए सालाना का लेन देन कारोबार, 5000 करोड़ रुपए कम से कम। उन कॉरपोरेट पर पहले जो टैक्स लगता था वो लगता था 35%। उन कॉरपोरेट का टैक्स घटाकर 35%, पहले 30 करा, फिर घटाकर धीरे धीरे 22, ईब जो है उसके कुछ छूटों के साथ 15%, 35 से 15, 20% टैक्स की छूट है। सिर्फ इतना ही नहीं किया, बने बनाए, अब उससे पहले तो कोई बंदरगाह सरकारी थी। आज देश की जो समुद्री रास्ते से जो व्यापार होता है उसका 40% अडानी की बंदरगाह से। ये 9 साल में जो देश का टोटल व्यापार समुद्री रास्ते से जो होता है, यानी कि बंदरगाहों पर कब्जा अडानी का। बिजली हमारे देश के अंदर आजादी के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर रही। अब धीरे धीरे यह हो गया कि देश में बिजली का उत्पादन आज 76%, यानी कि 2/3 आज निजी क्षेत्र में है। उसका बड़ा हिस्सा जो कंट्रोल करता है वो अडानी। आपके हवाई अड्डे, कई बैंक हैं जो एक तरह से जो इनके कर्जे देने की वजह से, माफी करने की वजह से वो दिवालिया होने की स्थिति में थे, मर्जर के नाम पे वो बंद हो गए, उनके नाम में खत्म हो गए, दूसरे बैंक में शामिल कर। क्या क्या नहीं हुआ, ये हिंडनबर्ग ने बड़े बड़े उद्घाटन करे हैं कि किस तरह से फर्जीवाड़ा करके नकली तरीकों से अडानी के कंपनियों के शेयर खरीदे गए, उनकी कीमत बढ़ा के दिखाई दी, और उन शेयरों के मुकाबले कैसे LIC का, बैंकों का पैसा देश का वो हथियाया गया है अडानी के द्वारा। अब इस बारे में मैं बात करूंगा, बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मोटी बात यह है कि छप्पर फाड़ के पैसा दिया गया, छूट दी गई, जिसकी वजह से आज ताजा आंकड़े क्या कहते हैं कि सारा देश हाथ काले करके मेहनत करके जो दौलत पैदा करता है उसका आधे से ज्यादा ऊपर के सिर्फ 1% उनके पास। आज पूरे देश की दौलत जितनी भी है, पूरे देश की दौलत, उसका मालिक ऊपर का 1%, पूरी देश की दौलत वो 1% उसके कब्जे में। और जो जिनने दौलत पैदा करी है, क्योंकि दौलत तो किसान पैदा करता है, मजदूर पैदा करता है। दौलत मतलब किसको कहोगे? दौलत वह चीज है जो आदमी का काम आने की है, जिसका कोई मोल है। आदमी का काम आने की हर चीज
जो जिसने बनाई है, जिसने पैदा करी है, वो मजदूर है, किसान है। दौलत हमने पैदा करी। जिनने दौलत पैदा करी है, देश की आबादी का 50% उसके पास टोटल जो हम पैदा करते हैं उसका जिम्मा, उसका बांटा हुआ 3%। उसका 3%, 50 का बांटा है 3 और 1 का बांटा है 40। आज एक लेटेस्ट और रिपोर्ट पढ़ी होगी सब, तो कल शायद एक आधे रवीश की सुनी होगी और यूट्यूब पर। देश में 70,000 रुपये महीना कमानियां, ऊपर तो टॉप पर वो एक है, लेकिन जिसकी 70,000 रुपये महीने की कमाई है वो ऊपर के 4% में है। टॉप 4% में, जिसकी 70,000 रुपये कमाई। पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी कि जिनकी 25,000 रुपये महीने की कमाई है वो टॉप 10 में, ऊपर के 10 में है। तब 25,000 रुपये कमानियां भी ऊपर के 10 में है, 70,000 कमानियां तो ऊपर 4 में है। तो ऊपरला एक जो जिसकी मैंने चर्चा करी है, ऊपरला 1 और फिर उसके बाद 2, सारा का सारा माल मलाई देश की कुंडली उसने मारी, उसके कब्जे। और बात देश की, देश आगे बढ़ गया, 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया, 3री अर्थव्यवस्था बन गया। अब उस हिसाब से देखोगे नीचे के लेवल पर गरीबी, भूखमरी, जितने आंकड़े हैं दुनिया के अब तक जो आए, जरा 55वें नंबर में थे भूख में, आज वो 111वें नंबर पर पहुंचे। पत्रकारिता में, स्वतंत्र पत्रकारिता में, जनतंत्र, लोकतंत्र के मायने में, सब मामलों में नीचे चले हर तरह से। आज कोई इस सत्ता के चलते हुए कोई संस्था संवैधानिक बची नहीं। वो बिल्कुल बिल्कुल आज जो इनकी बोली बोल लगा, धार्मिक संस्थाओं तक भी आज पहुंच गई। जो आरएसएस के बोली बोलने वाले, बीजेपी की गुणगान करने वाले, वह शंकराचार्य, वह भट्टाधीश, वह जज, वह आपकी चुनाव आयोग, वह सीबीआई, वह ईडी, यह सारी संस्थाएं आज वो पंगु बना दी गई है। उनकी स्वतंत्रता खत्म कर दी गई है और उनका दुरुपयोग किया बड़े पैमाने। भ्रष्टाचार को पूरा का पूरा आज कानूनी जामा पहना दिया। पहले अपने देश में शर्त थी, कोई विदेशी कंपनी हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों को चंदा नहीं दे सकती। देश की भी कोई कंपनी अपने मुनाफे का 4% से ज्यादा चंदा नहीं दे सकती, ताकि उनका गलबा ना बने। अब उसकी कोई सीमा नहीं है, देश का विदेश का कितना है वो पैसा आज राजनीतिक पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत दे सकती है। उसका मुनाफा है कि ना है कंपनी के, कोई मतलब नहीं, कितना भी दे सकती, कितना ऐसा ऑफिसा, इसकी भी कोई बूझ नहीं। यह कानूनी। पहले आप पूछ सको तो किस पार्टी था, किसने चंदा दिया, टाटा ने कितना दिया, बिरला ने कितना दिया, फलाने ने कितना दिया, बता था। गोल है इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा, बेअंतहा पैसा आज बीजेपी के पास। एमएलए खरीदो, एमपी खरीदो, चुनाव में लोगों को पैसा बांटो, कुछ करो, राज इनका रहना चाहिए, ताकि ये कुछ थोड़ा बहुत लोगों को पैसा दे करके और आखिरकार तमाम देश की जो बेशकीमती, जिसको सोने की चिड़िया कहा था, तो वैसे ही नहीं कहा था, जो प्राकृतिक तौर पर बहुत ज्यादा, तो वो है एक। इसलिए आज आप देख रहे हैं कि ये सारा संकट है खेती का, जिसको आप भुगत रहे हैं, किसान, जिसकी वजह से आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, किसान की, खेत मजदूर की, नौजवान की भयंकर स्थिति। ये हो सकता था कि जो देश की रक्षा फौजियों की जिसकी बात करता था जब नोटबंदी हुई थी, कि तुम इतना भी सहन नहीं कर सकते लाइन में लग करके, हमारी सीमा के ऊपर बर्फ में वहां हमारे सैनिक खड़े हैं। आज वो सैनिक अग्निवीर 4 साल के नौजवान या कोल्हू की पाती बना दी, धोखो जितना मरो मरा 4 साल में। प्रॉपर कोई भी सेना का, बड़े बड़े जितने भी हमारे जनरल रहे हैं, 4 साल में सैनिक तैयार नहीं होता। उसकी पूरा कौशल ट्रेनिंग जो जितना कुछ भी होता है, एक्सपर्टीज आती है। बेरोजगारी की फौज है, बेरोजगारी बेनता खड़ी की।
तो आड़ा आ गया। मैं हर क्षेत्र के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ना रेल छोड़ दी, ना बस अड्डे छोड़े। अपने रोडवेज का देख लो, पहला राज्य बना था जिसको गुजरात मॉडल करें, सरकारी रोडवेज बंद हुई थी, पहली राज्य वो था। उसके बाद मध्य प्रदेश, बीजेपी की जरा सरकार है, अंत होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के साथ पूरी दुश्मनी खत्म किया था। अभी एक डेलीगेशन गया, ये शिक्षा मंत्री से मिला था, कर्मचारियों का। उन्होंने कहा कि जी या जो नई शिक्षा नीति, इसमें ये खोट ये करना चाहिए, फलाना करना चाहिए, और या जो रोजगार कौशल निगम बना दिया आपने, ये तो बिल्कुल आपने ऐसी स्थायी व्यवस्था कर दी, कच्ची नौकरी रहेंगी फलाना। उन्होंने बोला एक सच्ची बात बता दूं, 10 साल डट जाओ ना, तो कोई यात्री शिक्षा करे तो शिक्षा को कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र नहीं बचेगा, और ना कोई क्रिया नौकरी पक्की बचेगी। यू बीजेपी का शिक्षा मंत्री जो डेलीगेशन के सामने कह रहा है 10 साल के अंदर अंदर ये काम पूरा होना है, क्योंकि पक्का कर्मचारी नौकरी करता ही नहीं, वो काम ही नहीं करता। इसलिए बोला हमारा तो ये तय है, लक्ष्य है, हम ये करें। खुलकर जनता में तो बोल नहीं सकता। पंचायत डेलीगेशन था उनके सामने कहती, ये तो क्यों भाग कर दे, ये तो होगा रहेगा। ये है भाई एक तो युद्ध तरीका है जो अपना है। कुछ लोग इस बारे में अब घोड़ भी लग रही है कि भाई हिंदू, हम भी राम के भगत, हम भी फलाने दकड़े, वो भी धोख मारे, यू भी नाका आया, वो भी नाका आया। अरे भाई कोई धर्म का मामला नहीं है, ये राजनीतिक प्रोजेक्ट है, धर्म से इसका कोई वास्ता नहीं। और यू इनका खुद का जो सिद्धांतकार था सावरकर, उसने किताबों में लिख रखा है, जिसकी ये पूजा करें, जिसका इन्हें फोटो लगाया, जिसके जन्मदिन पर नया उद्घाटन करा पार्लियामेंट का, उस सावरकर ने अपनी किताब में लिख रखा है कि हिंदुत्व एक परियोजना है जिसका धर्म तक कोई वास्ता नहीं। धर्म के नाम पर एक परियोजना लिख रखी, और यह परियोजना दिखने लगी। धर्म तक इस तक देश मात्र भी जो थोड़ा बहुत भी, देखो हम तो नास्तिक सा, मतलब हम तो विज्ञान में, कुदरत में हमारा तो भरोसा है, हम तो इस पंथी में नहीं मानते। लेकिन जो धर्म न मानने वाले हैं, या मैं अपने बचपन से देखूं, हमारा तो जितना धर्म का जो शिक्षा हमने मिली हुआ दया थी, वह दया करना धर्म का काम, सेवा करना धर्म का काम, कोई गरीब ना सताया जा, जरूरतमंद भूखा प्यासा उसकी मदद की जाए। उसी के तहत संस्कार तो हमारे ये थे कि हमारे तो बालक भी कोई कुत्ती बच्चे दे दे है, उसके रोटा इकट्ठा करके बालक का घर बनाओगे, खाना इकट्ठा करेंगे और करेंगे, चीटियां आटा डाल देंगे, प्याऊ खोल देंगे, गर्मी सर्दी में कपड़े लत्ते कुछ कर देंगे। धर्म तो नहीं सीखा। हमारे तो जितने धर्माचारी है, जिन अनजाना है, जिनकी थोड़ा बहुत चर्चा है, वह न्यू कहा करते भाई यो एक कैसे ऊपर वाला भगवान नाम न्याय न्यारे है। तो भाई जो मस्जिद में बैठा था वो भी बैठा था, और मंदिर में भी तो बैठा होगा, वो बैठा होगा। जो तोड़ी है वह जो तोड़ी है बिल्डिंग, वह भी तुमने किसी भगवान की तोड़ी, उसका नाम खुदा होगा, कहा तो इसका गया था ना। फिर और भी हमारे संतान यहाँ कहीं भाई मंदिर मस्जिदों को ना सारा है, तेरे में भी है मेरे में भी है, बल्कि उन्होंने दिया भी कहीं कि भाई अपना कपड़े तो रंगवा लिए, भगवा हो गया, सब कुछ हो गया, अपना मन तो रंगवाया। मंदिर गया, मस्जिद गया, कहते अपने भीतर में भी झांक के देख ले। या कहीं कि भाई तू कंकर पत्थर जोड़ कर मस्जिद ली बना, उड़ जाकर तू वाग देता कि खुदा तेरा बहरा के। या भी कहीं कि पत्थर पूजे भगवान मिलता तो पहाड़ पूजे, इस तो चाकी बढ़िया कम से कम पीछे सारी में खाओ, इससे नहीं मिलता। ये स्वामी दयानंद या क्या मेरे हम तो बचपन में सुना करते उसके गीत के भगवान मिला, उड़ गया था मंदिर में और भूसा अंडा उड़ेगा, बोले अपना ऊपर तो चूहे नहीं हटा सकता, बाहर की तरह भगवान मिला नहीं, मेरी माया माँ को बोल रहा है, उड़े तो भगवान को नहीं मिला। तो सारे संत तो यह कहते हैं इस पत्थर में नहीं है, आदमी में है, इंसान में है, कण कण में, सब जगह है, उसका नाम कुछ भी हो। और मनसा मारो, मानसों के आदमियों के बीच में नफरत, हिंसा, तो ये कौन सा धर्म है भाई? आदमी
के अंदर भगवान है। आदमी ने मारे, अभी रामलला का तो बालक हो गया छोटा सा, मोदी उसकी आंखें पकड़ रहा है, तो ये तो उससे बड़ा हो गया। अब भाई थोड़ा भी धर्मशास्त्र में होगा, सारे के सारे धर्म, हिंदू धर्म के सब तो बड़े तो वो 4 शंकराचार्य हैं, 4 उन्हों के हैं। यो धर्मशास्त्र के मुताबिक कोई नहीं हो रहा, गलत 30% ही नहीं बढ़ दिया वगैरह। चलो हमको उन शंकराचार्य का भी नहीं मानते कि वो भी उल्ट सुल्ट कई बार बातें करते रहते, लेकिन मैं इनकी बात कर रहा हूं, धर्म का, हिंदू धर्म का, शास्त्रों का, उनके अपने पंडित जो बड़े हैं उनका भी जो इनके पक्ष में है गुणगान और ठीक से, जो मान ले उस शास्त्र के मुताबिक क्या बात करा, जो इनका सूच नहीं आते वो दुश्मन है या। तो आज ये धर्म जो संकट में कहते हैं, धर्म को खतरा है, ये धर्म का खतरा और किसी नहीं, इन आरएसएस वाला जो धर्म न माननीय है। इस सारी परिस्थिति है बहुत बड़ा आज के समय पर जरूरत है लोगों के बीच में वैचारिक तौर पर लेकर के जाना। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जितने संत रहे और इस हरियाणा की धरती में जितना बड़ा आंदोलन चला था, ये जिसकी सूफियों की बात कही, जितनी यहाँ पर मजारें थी सूफियों की, जो गीत गाने रागनी जो कुछ गाई जाती थी, स्वामी दयानंद का रहा, उन सब का योग। अब भारत और सूफी बुल्ले शाह क्या कहता था, भगवान का और मानस का रिश्ता यूं है जो कर कपड़े का रुई का है, कपड़े में रुई से, और रुई भी नहीं कपड़ा नहीं, कपड़े के रुई, रुई तक कपड़ा। आदमी का और भगवान का यू रिश्ता है, याद रखिए इन संतों की। तो इसमें हमारे जो जितने भी किसान हैं, जिनके परिवार में मजदूर हैं, जो कुछ भी है, हमारा तो बचपन में देखा कोई बड़े मंदिर तो थे करते हैं यार, ठीक भाई ले राम का नाम आगे तो जाया करता काम शुरू, एक दिया लाया करते थोड़े बहुत किसी उसमें दुष्कार की बात करते। ये जो अंधभक्ति का, अंधविश्वास का, पोंगा पंथी का, इसी तरह से शिक्षा के अंदर भी यू शिक्षा, ज्ञान की, विज्ञान की, जिसको एक समय के ऊपर कहा था गांधी ने, नेहरू ने, आजादी के बाद सबसे बड़ा मंदिर ये है, देश का विकास शिक्षा के बगैर नहीं हो सकता। तो ये है मंदिर। आज शिक्षा के मंदिर जो है, ज्ञान के जो मंदिर है, वह तो बंद करे जाए, वह तो बंद करे, बताओ बनाओ। अज्ञानी, आस्था का सवाल है, विश्वास करो, सवाल नहीं करो, सवाल करोगे राष्ट्रद्रोही, देश को कहां ले जाए। एक परिस्थिति आती है, इसमें है इसके बदलाव की जरूरत। इस बदलाव में मैंने पहले एक बात कही, आर्थिक तौर पर अगर देखें तो इतना है, सरकार बड़ा जो खड़ा कर रहा है, सर पाया के बड़ा खड़ा करना, ये तो न्यों हैं सारा का सारा सिद्धांत, ये इन तय जो दे दिया, जैसे टैक्स की छूट दे दी, कर्जा माफ कर दिया, बंदरगाह दे दी, रेल दे दिया, खान दे दी, तेल भी, कोयला भी, सब कुछ अब ये संचालित करेंगे और ऊपर तक टपकेगा, क्योंकि कितने कर्जा नहीं है, लावत क्या रहे, रोजगार मिलेगा, लोगों नहीं होगा, तो ऊपर वाले को पाड़ो, उनको दो, तला होगा, ऊपर तक तला होगा हर टाइम। इसने अंग्रेजी में ट्रिकल डाउन, टप के तला होगा, उसका तो अपन देख लिया। इनका कोई देशभक्ति नहीं है। इस ऑस्ट्रेलिया में खान मड़ा क्योंकि पीछे लगा देगा, दुनिया में तो चले जाएगा, जरा मुनाफा मिलेगा, पूंजी उड़ता है, देश में कोई मतलब नहीं। देश में पूंजी जब आओगी, जब देश के अंदर लोगों की, जनता की खरीदने की क्षमता होगी, लोग थोड़ा पीछे होंगे तो पूंजी भाजपा होगी, उन्हें मुनाफा चाहिए, आड़तरा माल बिकेगा, जरा माल बिकता नहीं होगा, लोगों थोड़ा खरीदने पीछे नहीं, रोजगार है नहीं, खेती में टोटा है, खेती करनी है किसान के घर में टोटा है, तो माल तो खरीदेगा, तो नया उद्योग को कर देगा, तो उद्योग तो पहले जो बंद होगा, युद्ध संकट है, पहले बंद होगा, नया क्यों कर देगा। युद्ध संकट खत्म करने का एक तरीका ये रुपये तो 25 लाख करोड़ रुपये, सिर्फ मैं कह रहा हूं 25 लाख करोड़ रुपये तो उनका माफ कर दिए। आपको अंदाजा नहीं होगा तो 25 लाख कितने हो, तो 500 की गड्डी बना के जाना आगे तो सारे यू हमारा 10 सर गया, हमारी जो कॉलोनी है ना गणखरी ठुक गया, कितने हो जाए 25 लाख करोड़। इनका थोड़ा सा एक हिस्सा, देश की जनता 50% खेती पर आश्रित। अगर 2-4 लाख करोड़ रुपये, चलो भाई 5 किला तो तड़ेगा जो टूटे हुए किसान, उसका कर्जा माफ,
वो भी माफ हो जाएगा। सारी फसल में लागत घट जा, थोड़ी कम सब्सिडी मिल जाए, कहीं पर सारे भाव की खरीदारी हो जाए, और यह हो जाए तो खेती लाभकारी हो जाए। और लाभकारी खेती हो जाए, किसान का यानी कि मजदूर का, किसान का अगर रुपये घर में आ जाए तो रुपया में किस जगह बाजार में जाकर खर्च करते भाई, जूती टूट रही है नहीं लेगा, बड़का कपड़े लेगा, छाछ टूट रही है तो घर बना होगा, राख पटेगा, मांग बढ़ेगी उद्योग। मैं कह रहा हूं यही पैसा, जो ही पैसे का एक हिस्सा हमारे हरियाणा में कल्पना करो, अगर सरकारी स्कूल जितने आज सही जितने बालक हमारे पढ़ने के लायक, उनके अनुपात में 30 के अनुपात में एक मास्टर, 30 बालक मैं कह रहा हूं 30 बालक पर एक मास्टर की भर्ती पक्की कराएंगे, और सरकारी स्कूलों को बढ़िया स्कूल बनाएंगे ताकि बालक पढ़ जाए। कोई भी समाज जो आगे बढ़े, मैं आऊंगा उस पर भी 2-5 मिनट लगाऊंगा, जो आगे बढ़े जो ना चीन बढ़ गया, राक्षस की तरह से पेश करते हमारा बाजार हट गया, फलाना कर गया, चीन ने क्या कराया था वो बताऊंगा मैं। तो उनका यो पहला काम के लोगों के उन पढ़ाई पर खर्चा कराया, पढ़े लिखे श्रमिक पैदा कर दिए, रोजगार के लायक पैदा कर दिए, एक काम करें। दूसरा, खेती बाड़ी में क्योंकि जो बड़े बड़े जागीरदार थे उनसे लेकर कमानी है, खेती करनी है, किसाना का खेती दे दी, उन द्वारा रुपया आ गया, कुछ खरीदने का ब्योत हो गया, बाजार बन गया। उसके बाद उन्होंने कहा खोलने की कोशिश करी, पूंजी आई बाद के, और उन्होंने कहा हमारे देश में पूंजी आओगी तो हमारी सत्ता पाओगी। जिस तरह हमारे देश को नई तकनीक मिलती हो, नई तकनीक, नया उद्योग बनता हो, रोजगार के नए अवसर पैदा करता हो, उन्हीं शर्तों के ऊपर नया उद्योग बाहर का लगेगा, नहीं तो कोई उद्योग बाहर का लगेगा। और उन्होंने कहा आ जा भाई 10 साल खाकर आ मेरे देश में ला कारखाना, जो तू तकनीक ले रहा है वह आपने मेरे हवाला करनी पड़े। 10 साल लगा, चला, मुनाफा कमा और फिर हमारा हवाला कर दिया, क्योंकि उनके पास बाजार था, उनके पास शिक्षा थी, ज्ञान था। आड़ा उल्टा कर रखा। आज दुनिया में चीन आगे इसलिए पहुंच गया कि जितना हम शिक्षा पर खर्च करते हैं, रिसर्च पर, नई तकनीक, ज्ञान, खोज पर, अमेरिका से भी ज्यादा खर्चा आज चीन कर रहा है। नई खोज, नई तकनीक, उसमें महारत हासिल करनी। एक समय पर उसके पास वह तकनीक नहीं थी, भारत ने ली, उस तकनीक से ज्ञान प्राप्त करके और आगे बढ़ाई, और आज वो दुनिया के अमेरिका को भी आगे पछाड़ रहा है। यूक्रेन तो हमारे पड़ोस में उदाहरण है। हमारे वो इकट्ठे आजाद हुए थे, हमारे तो 2 साल पाछो आया था। हमारे क्षेत्रफल ज्यादा है पर खेती लायक धरती चीन में कम है। आबादी हमारे तो ज्यादा थी, आज भी है, अभी तक तो आबादी ज्यादा, बोर्ड जो की धरती का है, उद्योग धंधे हमारे तक बहुत पिछड़ा था। आज चीन खड़ा चला गया, हम खड़ा आगे। उसका राज के उन संसाधनों का प्रयोग जो किया वो जनता के बीच में बंटवारा करके किया, उससे एक क्षमता पैदा हुई। तो यही पैसा जो मैंने चर्चा करी, यही जो छूट पूंजीपतियों को दी, या छूट असल में जनता को दी जाती, ये पैसा उनसे लेकर के यहां दिया जाता, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, ट्रांसपोर्ट पर, बुनियादी चीजों पर लगाया जाता। तो हम गिनती कर रहे थे हरियाणा में 30 बार का एक मास्टर लगाया जाए, तो ईब जितने मास्टर्स हैं और इसके अतिरिक्त 2-2.5 लाख मास्टर और लगाए। पढ़े लिखे हैं मास्टर, बालका मास्टर चाहिए, बिना मास्टर का बालका का आज स्कूल बंद होने लग रहे, पढ़ाई नहीं है तो रोजगार मिलेगा। 2 लाख अगर पक्की नौकरी मिल जाए तो वह जो आज पाया चल रहा, मोटरसाइकिल पर चल रहे, कार लेंगे, पक्की नौकरी, यहां से एक रोजगार के साथ कितने रोजगार की स्थिति पैदा होती है। यहीं से उद्योग की मांग पैदा होती है, बाजार की मांग पैदा होती है। यही बात आप और दूसरे क्षेत्रों में देख लो, और दूर ना जाओ, चीन की उसकी छोड़ दो, मैं केरल की बात कर, हमारा एक देश का राज्य, हमारे ही देश का
राज्य केरल, जहां कम्युनिस्टों की सरकार बनी केरल में पहली बार, वहां जो हमने काम शुरू किया, जो आजादी के आंदोलन में कहा था, वहां से शुरुआत करी। और केरल वो राज्य है देश का जो सबसे ज्यादा सघन आबादी का है। चौगरदे तो समुद्र है, 3 तरफ भीतर भी बढ़ गया पानी, मानस फालतू धरती थी। एक दूसरा, ये धार्मिक कट्टरता का भी सबसे बड़ा गढ़, समुद्री ब्राह्मणाबादी का आग्रह, सबसे ब्राह्मणा का सबसे बड़ा जड़, मतलब कोई औरत मंदिर में नहीं जा सकती, कोई शूद्र नहीं जा सकता, जिसके खिलाफ आंदोलन लड़ेंगे। जहां दलित महिलाएं ऊपर आड़े तो ऊपर कपड़ा नहीं पहन सकती थी, संघर्ष करते करते वहां कम्युनिस्टों का शासन बना। देश की आजादी के बाद पहला राज्य, बड़े बड़े बठा की धरती थी, ब्राह्मणों के पास थी जमीनें, बड़े बड़े जमीनों के मालिक थे। जमीन का बंटवारा किसान के पास, खेती करने वाले के पास, यू काम करा। दूसरा कानून नंबूद्रीपाद के टाइम पर था शिक्षा का, शिक्षा सबके लिए। प्राइवेट भी जो स्कूल है उसमें भी मास्टर जो नौकरी करे उसकी तनख्वाह सरकारी स्कूल के मास्टर के बराबर होगी। बवाल खड़ा हो गया, सरकार ढा दी, गिरा दी, चालन नहीं दी, लेकिन लोगों के बीच में संदेश चला गया। फिर आगे बढ़े, फिर कम्युनिस्ट, और बढ़ते बढ़ते आज लंबी बात ना करके आड़ पहुंच गया। आज केरल देश का सबसे ज्यादा जीवन लंबा कौन जीता है? केरल के लोग। औसत आयु सबसे ज्यादा केरल की, सबसे ज्यादा शिक्षित केरल के लोग, सबसे ज्यादा स्वस्थ केरल के लोग। क्यों है भाई, क्या हो गया? उनका तो दाने भी खुद के पैदा कर धरती में, कंज्यूमर स्टेट है, फिर इतना स्वस्थ कैसे हो गया? इतनी उम्र क्यों कर बढ़ गई? इसलिए बढ़ गई वो एक संसाधनों की बात। बेशक बाहर तक खरीदा है, यानी कि देश तक अपनी जरूरत अनाज की, लेकिन राशन डिपो के ऊपर केरल के तमाम नागरिकों को जरूरत की पोषण का, सिर्फ दाने नहीं, गेहूं चावल नहीं, उससे न्यारा, क्योंकि यही पोषक आहार नहीं है, उससे न्यारा 3 दाल की तो दाल दे हैं। और हमारा इस ये जो कर्मचारी होंगे चौथे दर्जे का, उनका ब्योत नहीं, और वो मसाले खरीदने का जो राशन डिपो की दुकान पर उनका आम आदमी को मिलता है सरकार की तरफ, घी भी है, तेल भी है, अनाज भी, चावल भी। एक तो ये शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। अरे सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। यू केरल ने करके दिखा। इसी तरह से शिक्षा के ऊपर है। आज दिल्ली का इसका प्रचार कर, दिल्ली में तो स्कूल सरकारी कितने हैं, 12 से 13 से सरकारी, बाकी तो कॉर्पोरेट के थे। अब आइए कॉर्पोरेट में आप थोड़े से कुछ हो गया। जाओ केरल में, मॉडल है अत्याधुनिक तकनीक के साथ, और जो कहना फ्री इंटरनेट। और ये जियो का नहीं है, आड़ा तो जियो का एम्बेसडर प्रधानमंत्री, उड़ा जियो नहीं है, उड़ा BSNL का सिर्फ एक सर्कल पूरे देश में जो प्रॉफिट कमाता रहा वो है राज्य, उसका नाम है केरल। सरकारी उसको अपना नेटवर्किंग पूरी तैयार करी, और फ्री वाईफाई बच्चों के लिए, लेबोरेटरी के लिए, वो करते हुए आज अत्याधुनिक स्कूलों का ढांचा करा। अब वहां से एक दौलत पैदा करी उन्होंने, पढ़ा लिखा कर इतने तैयार कर दिए कि सारे देश में नर्स देखो, बहुत सारी मलयाली पाओगी, सारे अरब देश में पढ़े लिखे मलयाली हैं। पीछे जब उनको बहुत बड़ी वो आपदा हुई थी तो अरब देशों ने कहा कि भाई हम केरल का इसके पैसा देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा तो बहुत सारा मलयाली में अरब के अंदर बहुत मेहनत करी, हमारा तो ये काम करे। हालांकि सरकार ने रोक दी, नहीं लेने दिया पैसा। भारत सरकार, मोदी की सरकार ने, काफी बड़ा उजाड़ हो गया था, तबाही हो गई। तो कमा कर ठोक कर केरल की कमाई का करीबन 30% केरल से बाहर जो ये पढ़ा लिखा कर, काबिल बढ़ा कर, इंजीनियर बढ़ा कर, डॉक्टर बढ़ा कर तैयार करके जो भेजे, वह कमा के सरकार का आज उसके रेवेन्यू का हिस्सा बनते हैं। तो या तो पिलजुआ के हैं जिसने इतनी पिलजुआ किसने सरकार नौकरी दे दे, क्या कर दे, या ये तो आपकी पूंजी है, यही तो आपकी दौलत है जो तैयार कर दी, या दौलत चीन ने तैयार करी, या दौलत केरल ने तैयार, और उसके आधार के ऊपर आज केरल के अंदर जाओ, कोई अनपढ़ नहीं है, कोई बेघरबार नहीं है, सबके लिए पोषण आहार है, रहने की जगह ऐसी दे दी
गरीब आदमियों का आड़ा तो फार्म रोज खाए रहे हैं ये महिलाएं। हर जगह चले जाओ, डीसी का दफ्तर में अनेकों महिलाएं मिल जाएगी, फार्म भरती रहे। उड़ा मकान जो बना के दिए हैं, उड़ा असल बना आपने, ये जो कर्मचारी भी और शहर में जो बना ले वो भी हो चुके रहे। इतने बढ़िया मकान बना करके गरीब लोगों के लिए खैरात नहीं दिए का हक, जमीन का छोटा टुकड़ा पहले, रहने की जगह, पीने का पानी, जागृति पैदा कर। तो ये एक चीज है जिससे उसके बावजूद भी वो अलग देश नहीं है, उसके ऊपर इन्हीं की शर्तें लगती हैं, तमाम तरह की बाधाएं, उनके पैसे काट लिए जाते हैं, लेकिन जनता के सहयोग से करके दिखाया। केरल में अगर वहां सब्जियों की भी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा की जा सकती है, अगर वहां धान के रेट आपके देश के न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसके ऊपर खरीदारी नहीं होती है, घोषणा होती है, लेकिन केरल में उसका चौड़ा भाव धान का केरल की सरकार दे सकती है, सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दे सकती है, बच्चों की शिक्षा कर सकती है, सबके लिए स्वास्थ्य है। ये 5 लाख का बीमा नहीं बल्कि इलाज की गारंटी हर नागरिक के लिए। इसलिए 80% लोग सार्वजनिक क्षेत्र के स्वास्थ्य ढांचे के अंदर इलाज करवाते हैं, क्योंकि उड़ा डॉक्टर है, उड़ा मशीन खराब नहीं है, उड़ा दवाई मिलती है, इलाज मिलता है। इसलिए झुंझुनानी चाहिए, इलाज की गारंटी चाहिए। यू केरल कर सके तो देश में क्यों नहीं हो सकता? अब ये है बात में जिसको कह रहा था, रक्षात्मक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जब राजनीति की बात आती है, बदल की बात आती है, उस समय के बहुत सारे लोग आके एक बात रखी, भाई राजनीति नहीं होनी चाहिए बस। अरे राजनीति का तो भुगतने लग रहा तू, तेरे बालका का नाश हो लिया, रोजगार मिल नहीं रहा, रोज नशे नहीं बन रहे, अपराध बढ़ रहा, नशा कितना हो रहा है। 12,000 करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ी गई अडानी की बंदरगाह, सीआईएसएफ ने पकड़ा था। क्या करे उसका, क्या कार्रवाई करी, वो पकड़ा गया, कितना हुआ खेप, कौन किसकी थी, चर्चाएं नहीं। उसके बाद यू होया वह सीएसएफ हटा दी, उड़े सरकारी इंडस्ट्रियल फोर्स जो थी वह उसकी बंदरगाह हटा दी, इब अडानी की सिक्योरिटी हो रहा। तो क्या मैं जाओ, क्या मैं बेचो? ये ड्रग का धंधा सारे देश में बिना राजनीति का इनकी मिली भगत का नहीं होता, यू कारोबार भी साथ साथ है। इसलिए और ज्यादा लंबी बात ना करके आज जितने साथी यहां बैठे हैं उनको इस बात को लेकर के जाने की है। एक तरफ जरूरी है, फौरी तौर पर जरूरी है, एक कारण न्यूनतम शर्त है कि देश में आज किसी भी सूरत में बीजेपी को सत्ता से हटाना जरूरी है। इसलिए हमने ये कहा कि जितनी ताकतें जनतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष इकट्ठी हो, अच्छी बात है, तो इंडिया नाम से बनेगा, प्लेटफॉर्म बनेगा। अगली बात यहां का सिर्फ पार्टियां का जमावड़ा काफी नहीं है, ये एक कथन, एक नैरेटिव देश के स्तर के ऊपर लोगों के लिए क्या करेंगे, और ये धोखमार का प्रोग्राम उनके सामने समर्पण करने का। यू कमलनाथ ने ये धोखमारी वो है बाबा जिसने ये ठा रहे थे उसने उठा रहा है, तो ये विकल्प थोड़ा है, फिर तो ओरिजिनल माहौल के पास है। ये हारी जो कांग्रेस है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, या लोग आने नहीं आ रहे, या कांग्रेस खुद आ रही। लोग बदलना चाहते थे, पिछली बार भी हराई थी बीजेपी, कांग्रेस को लोगों ने वोट दी थी ज्यादा मध्य प्रदेश में, ना तो इन्होंने, क्योंकि इनका गरूर हो गया और लोगों को साथ नहीं दिया, और वह उनके साथ प्रतिस्पर्धा। कौन सा बड़ा हिंदू है? अरे हिंदुआ ने तो राखी महिलाएं जिन मंदिर पर बिना चढ़ देते ही, ये तो दलित है जितने भी शूद्र हैं जिनको कहा गया, जिसको अभी भी आसाम का मुख्यमंत्री ने कह रहा शूद्र तो पैदा ही क्षत्रियों और ब्राह्मणों की सेवा के लिए हुए हैं। ये मनुस्मृति का साम्राज्य दोबारा स्थापित करना चाहते, और तुम उससे दूध रुपये ठीक ठाक बने पड़े तो नहीं बने। आज हमारे उन संतों को, रविदास की, कबीर की, नानक की, सूफियों की, उनकी जो विचार है, उनके जो धर्म के बारे में विचार, उनको लेके और देश के स्तर के ऊपर ये जो आज हमारे वैकल्पिक जो नीतियों का सवाल जो मैं कह रहा हूं, ये जो जिसमें इन्हीं संसाधनों का पुनर्विचलन इस तरह से किया जाए कि जिससे जनता की रोजगार बढ़े, आमदन बढ़े, जिससे देश में नए रोजगार, उद्योग, उसका विकास। फिर कितने पीले चौड़ ले जाने की जरूरत नहीं, भाजपा होगी पूंजी, जरा मुनाफा दिखा, जरा लोग माल बिकता दिखेगा अपने आप पैदा। ये है मोटी सी बात, और इस आधार पे आप सब से मेरा अपील है कि भाई ये जो विपक्षी पार्टियां हैं इनके ऊपर
नीतियों किस तरफ है, यूं नहीं। बदलाव इससे नहीं होता कि भाई सरकार बदलने से बात नहीं बनेगी, नेता बदलने जरूरी है, सरकार आज बदली जाए बीजेपी, लेकिन सिर्फ उतने बदलने से बात नहीं बनेगी, नीतियां जब तक नहीं बदली जाए देश में बदलाव। तो नेता और नीति दोनों बदलो, और नेता नीति दोनों बदलो, इसका अभियान दोनों हमारी पार्टियों ने हरियाणा के लेवल पर फैसला करा है। जाओगे जन जन में जाओगे, और उसमें क्योंकि हमारे पास भाई इन दोनों तो कॉर्पोरेट का पीछा है, क्योंकि राजनीति उनकी करे हैं, या भी हमारा बात नहीं बैठते कई लोग आकर चंदा करने आगे बोला ये भूखड़ बोला ये क्या करेंगे। अरे भाई तेरे दौरा हमने मारे तो आए हैं, लाखों का चंदा वो आया था चेक, हमारी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड हर्षित सुरजीत टाटा ने दिया, उल्टा कर दिया, तेरा धन्यवाद। तेरी हक की राजनीति नहीं करते, इसलिए तेरा पैसा लेकर के राजनीति नहीं करें। हम राजनीति उस जिसकी करते हैं उससे चंदा लेते। और सीधी सी कहानी हरियाणा में कहते जिसकी खावे बाकड़ी उसके गाँव गीत। तो चंदा उनका लेकर के ही उनके पक्ष में, ये चंदा नहीं है असल में, तो रिश्वत है जो नीति आप उनका दे बदलवाते हैं। हम मजदूर की किसान की करते हैं, आपके साधन घर घर लोटा इकट्ठा करें, या शर्म की बात नहीं है, हम मांगते नहीं है, युग क्योंकि समाज का काम है। तो समाज का कोई भी काम समाज के योगदान के बगैर नहीं हो सकता। सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन की लड़ाई बगैर समाज की हिस्सेदारी के, उनके योगदान के लड़ी नहीं जा सकती। इसलिए आपको अपने साधन जुड़ाने पड़ेंगे, आपको कार्यकर्ता बन के लगना पड़ेगा। सुन इसमें पहुंचा दिया जिले में, और वो है ना एक ब्लॉक में है, वो आ नहीं सकते वो यहाँ तक। एकता है हमारी, गाड़ी पड़ेगी भाई साहब, रुक जाना भाई, बात करने प्रधान जी। चलो आप यहाँ भी पूछ रहे कि बात से कहानी है, सारी बातों का एक मेरी बात सुन ले, कोई मसले हो भी सकते हैं, सुने भी जाएंगे, शिकायत भी होगी, कोई बात नहीं, और कोई भी परिवार ऐसा नहीं पाओगा जिन्होंने आपस में थोड़ी बहुत बात ना पाओ। मैं बात दूसरी कर रहा हूं, सारे बदल में देखो कम्युनिस्टों का जो भी कोई कार्य करता है कहीं ना कहीं किसी न किसी मैदान में लोगों के साथ संघर्ष में, जो संघर्षों में नहीं है वो कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं रह सकते, वो मजदूरों में, किसानों में, नौजवानों में 24 घंटे लगातार संघर्षों में रहते हैं, कुर्बानियां दी है। ऐसे ही नहीं है, आज तक देश का इतिहास है, ये मंडी के माल की तरह से बिकी सारी पार्टियां, थोक में बिके नेता, कम्युनिस्ट नहीं बिकते। कम्युनिस्टों के एमएलए एमपी जो ये खरीद के सरकार बना ली कर लिया, नहीं बिकते। इसलिए नहीं बिकते क्योंकि कम्युनिस्टों ने जो टिकटें दी हैं वो रुपया के बदले नहीं दिए। कौन किसके पास कितना पैसा है, जो लोग लोगों के संघर्ष में रहे तो बिके नहीं, झुकेंगे, टूटे नहीं, जो खरे उतरे हैं वह लोग कम्युनिस्ट जिनको हमारे नेता बने, इसलिए रुपये नहीं बदले। एक एमएलए के ऊपर मैं कह रहा हूं, एक एमएलए के समर्थन से उस समय की कांग्रेस सरकार ने जोर लगा लिया, केरल की भी टूटी, आखिरकार वो धारा 356 के तहत सरकार गिराई। ये इतिहास गवाह है, दुनिया जानती है, कोई पार्टी ऐसी नहीं जो दावा कर सके हिंदुस्तान के अंदर। हम जिसको दावा कर रहे हैं क्योंकि हमारे नेता वो रुपयों के लिए काम नहीं करते, अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करते, उन्होंने कुर्बानियां दी है। ये जो ज्योति की हम बात कर रहे हैं, बेस्ट पास करके आया था, अपनी व्यक्तिगत जीवन कुछ भी था, लेकिन स्वाधीनता आंदोलन के अंदर छोड़ सब कुछ लगा दिया। और हमारी पार्टी के जितने संस्थापक रहे एक भी ऐसा नहीं था जिसने आजादी की लड़ाई के अंदर भाग नहीं लिया। और हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि काले पानी की सजा काटने वाले जो जितने को लोग थे, 80% उनमें से जितने गए उनमें से 80% कैसे जानते पहले कम्युनिस्ट थे, आए पास कम्युनिस्ट बने हैं 80% ये कम्युनिस्ट। ये माफी भी नहीं है, एक भी कम्युनिस्ट नेता ने माफी नहीं मांगी आजादी के आंदोलन के अंदर। ये माफी वीरों थे, उनके वारिस हैं, हम भगत सिंह के वारिस हैं, हम उनके वारिस हैं जिन्होंने आजादी के आंदोलन में अपना सर्वस्व निछावर किया, उन्होंने बनाई थी कम्युनिस्ट पार्टी। इसलिए छोटी मोटी कहीं की शिकायत होगी वो बात नहीं है। बात आज अगर उसको नहीं पकड़ा जाएगा, अगर उसको लेकर के अमल में नहीं किया जाएगा तो मैं देर हो जाए। आज
का समय ये है कि अपनी पूरी ताकत लगा करके, पहली बात है कि बीजेपी को हराने की लड़ाई है, और उसके साथ साथ आप ये नीतिगत बदलाव का संदेश लोगों के बीच में, सिर्फ नेता बदलने से, नीतियां बदलने से, और नेताओं की पहचान भी लोगों को बताओ। ये तो तुम बड़े बड़े कहो ना, जो है नेता चौधरी, मोटे मोटे टायर, बड़ा बड़ा बंगला, जिसका कारोबार, ये सारे के सारे आज उनकी पूंछ में पपा दे रखा है। ईडी आवा है, ये सीबीआई आवा है, और वो धूप मारे, और वो गए गंगा, जैसे बीजेपी में डुबकी मार दी, उससे पवित्र हो गई। ये बिकाऊ है, इनका कोई ब्यौत नहीं है। जितने बड़े चौधरी दिखे हैं, रफिया वाले दिखे हैं, इनका कोई रीढ़ की हड्डी है नहीं, खड़े नहीं हो सकते। आपके बीच में, मेरे वर्गों के बीच से वही जो भर के आएंगे, वही मुकाबला करें। तो नेता नीति बदलो, चरित्र बदलो राजनीति का, और वो कोई और नहीं। मैंने कहा था, विकट परिस्थिति बदलने कोई और नहीं आएगा। जो इनको भुगत रहा है, उसने इसकी जरूरत की मांग। उनका तो मौज है, उनके तो ठाट से या पार्टी ना वह पार्टी, वह नहीं वह पार्टी, चल रहे हैं उनके कारोबार। हम सबको अपनी अगली पीढ़ी, अपना भविष्य बचाने के लिए आज इस देश के सामने एक संकट जो बना है, इसको पार पाने का हमारे पुरखों की जो शिक्षा, उस शिक्षा पर अमल करती है, आजादी की लड़ाई का सबक उनको लेते हुए ये संदेश घर घर तक लेकर के जाना है। बड़ा जमावड़ा करेंगे, इसके बारे में साथी चर्चा करेंगे, लेकिन ये दोनों मोर्चों के ऊपर लड़ाई अपन करेंगे, जन मोर्चों पर भी और राजनीतिक मंच के लेवल पर भी। आपने इतना समय दिया, सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।